हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर 5 जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि सिंपल सा बात है, अदालत। आप देखती है ना, मूवी आती है, लोग जाते हैं अदालत में, उनको इंसाफ मिलता है, उनको न्याय मिलता है, कभी कभी उनको सज़ा भी मिल जाती है, फांसी की सज़ा भी दी जाती है। पिक्चर में देखते होंगे। तो इसी के बारे में हमको पढ़ना है कि जुडिशरी आखिर होता क्या है। सिंपल सा हिंदी में अगर इसको जाने तो क्या नाम आता है? न्याय तंत्र। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर सबको क्या मिलता है? न्याय मिलता है। यानी कि अन्याय से न्याय मिलता है। अगर आप कोई क्राइम किए होंगे तो आपको क्या होगा? आपको जेल भेजा जाएगा। और क्राइम नहीं किए होंगे, अगर आपको फंसाया जा रहा होगा तो आपको न्याय मिलेगा। आपको अदालत में जाके आपको जस्टिफाई किया जाएगा कि आप क्या हैं, मतलब कैदी हैं कि आप एक सिद्ध इंसान हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जाया जाता है क्राइम को लेकर। तो कई तरह की होती है। एक होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, एक होता है स्टेट लेवल पे, एक होता है हमारा इंडिया लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, ठीक है। एक होता है हमारा स्टेट लेवल पे जो हाई कोर्ट कहलाता है, हर राज्य में होता है हाई कोर्ट। और एक लास्ट होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। ये हमारा यहाँ पर दिया गया फिगर। सुप्रीम कोर्ट एक ही है पूरे भारत में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में आखिरी फैसला होता है। मान लीजिए अगर आपको कहीं गए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, वहाँ का जो फैसला आया है आपको मंजूर नहीं है, कि आपको मतलब सुबह नहीं दे रहा कि ये फैसला हमको मंजूर नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे? आप हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर भी जो फैसला है वही आ रहा है कि आप क्या क्राइम किए हैं, ज़बरदस्ती आपको फंसाया जा रहा है। तो क्या करेंगे आप? न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जवाब मिला, ना हाई कोर्ट में मिला, अब कहाँ जाएंगे? अब आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो यहाँ का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में आपको फैसला क्या दिया जा रहा हो, गलत दिया जा रहा हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपको फैसला हमेशा सही दिया जाता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कोर्ट होता है। सबसे बड़ी बात, ये बनता क्यों है, यानी कि हमारे देश में जुडिशरी क्यों है? देखो, जुडिशरी वही होती है जहाँ डेमोक्रेसी होता है, यानी कि जहाँ लोकतंत्र होता है, जहाँ सबको अधिकार होता है अपने नेता को चुनने का, ठीक है, वहीं पर होता है जुडिशरी। और जो न्यायतंत्र होता है ये सबके लिए बराबर होता है, चाहे कॉमन पीपल हो गया, चाहे गरीब हो गया, चाहे अमीर हो गया, चाहे पॉलिटिक्स वाले हो गए, चाहे कोई भी हो गया, ठीक है, ये सबके लिए बराबर होता है। इसमें कोई ऊंच नीच ऐसा नहीं है कि अमीर के लिए अलग रूल चल रहे हैं, गरीब के लिए अलग रूल चल रहे हैं। इस तरीके से नहीं होता है। सबके लिए क्या है? सब लोग बराबर हैं। और कोई भी क्राइम करता है, चाहे अमीर इंसान हो चाहे गरीब इंसान हो, उस सबको क्या मिलेगा? सज़ा मिलेगा और उसको भुगतना भी पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो ये होता है जुडिशरी का काम। अब इसके अंदर हम देखेंगे सारी चीज़ एक एक करके डिटेल में। मैं बार बार फिर से कह रहा हूँ कि कभी भी लेक्चर देखिए तो एक मूवी की तरह देखिए। ये मत कभी सोच के मत देखिए कि मैं लेक्चर देख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बस सुनिए और सुनिए, बस सुनते रहिए, ठीक है, ध्यान से फोकस करके सुनते रहिए। और एक चीज़ और, कभी भी आंसर लिखिए एग्जाम में तो हमेशा पॉइंट वाइज लिखिए, ठीक है। अब इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ जुडिशरी, यानी कि अदालत या न्यायतंत्र का काम क्या होता है। सही बात है, इसका आंसर आपको सबको पता होगा। क्या होगा काम? सबसे पहला काम क्या है? रूल को सबको बनाए रखना, यानी कि जो भी रूल बने हैं सबके लिए उसको कायम रखना। दूसरा चीज़, सबको क्या करना? न्याय देना। अगर कोई भी फंस रहा है क्राइम में तो उसको क्या करना? न्याय देना। अगर क्राइम किया है तो उसको जेल में जाना पड़ेगा, नहीं किया तो नहीं जाना पड़ेगा। देखते हैं पैराग्राफ वाइज क्या कहता है रोल इसका। इसमें जो पहला पैराग्राफ है उसमें 3 काम दिए गए हैं हमारे न्यायतंत्र का, यानी कि हमारे अदालत का। सबसे पहला काम कि जो इसका जो कोर्ट का डिसीजन होता है ना, वो बड़े इशू पे रहता है। जैसे कोई क्राइम कर दिया, ठीक है, और लूटपाट पे नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप गए 20 रुपये चोरी कर लिए तो आप चले गए सुप्रीम कोर्ट में, वो भगा देगा आपको। कोई बहुत बड़ा क्राइम हुआ है, कोई बहुत बड़ा डांगा पड़ा है, कोई बहुत बड़ा दिक्कतें हुई हैं, तब उस पर क्या करेगा? कोर्ट अपना ध्यान देगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो कोर्ट होगा वो बड़े बड़े इशू पे काम करता है, यानी कि न्यायतंत्र निकालता है। और वो क्या कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, वो क्या कर सकते हैं? वो बता सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी टीचर क्या करेगा? स्टूडेंट को मारेगा नहीं। और कोई टीचर आपको मारता है तो ये गलत बात है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। कोई भी टीचर बच्चे को मार नहीं सकता, बस उसको समझा सकता है प्यार से, ठीक है, कि आप ऐसा करिए, मार नहीं सकता, ठीक है, ये रूल है। और दूसरा क्या है कि कोई भी जो है, मान लो एक कोई गंगा नदी है, ठीक है, उसमें से जो पानी आ रहा है वो तब तक कोई उसको छू नहीं सकता जब तक कोई भी कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये ना कहे कि आप उस नदी का पानी ले सकते हैं, ठीक है। इस सुप्रीम कोर्ट का पूरा पावर है कि वो बता सकता है कि इस नदी से पानी लेना है कि नहीं लेना है। मान लेते हैं कोई गंगा नदी है, ठीक है, उसके आसपास जो फैक्ट्री होंगी वो फैक्ट्री उस नदी से पानी तभी लेंगी या छोड़ेंगी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कहेगा कि हाँ आप फैक्ट्री बैठाएं हैं, आपको पानी की ज़रूरत है, आप पानी ले सकते हैं, तभी वो पानी लेगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। इस तरीके से जुडिशरी कई सारे कामों को देखता है और कई सारे न्यायतंत्र को फॉलो करके हुए सबको न्याय देता है। अब इसके अंदर आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कई मान झगड़ा वगैरह हो गया तो उसका समाधान करता है। जैसे कि अब देखो, झगड़ा तो कहीं भी हो सकता है, जैसे कि मान लो 2 लोग हैं उनके बीच में झगड़ा हो गया, या
सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में, सिटीजन यानी कि जो इस देश के लोग हैं उनके बीच में और उनके सरकार के बीच में झगड़ा हो गया, तो उसको जो हमारा जुडिशियल होगा यानी कि जो अदालत होगा, जो कोर्ट होगा, उस पर जस्टिफाई करेगा। या दो गवर्नमेंट के बीच में, यानी कोई मान लेते हैं दो सरकारें हैं, उनके बीच में अगर कोई झगड़ा हो गया तो उनको सॉल्व करेगा। कौन सॉल्व करेगा? जुडिशरी। ऐसा नहीं है कि वो आपस में सॉल्व कर देंगे एक दूसरे को ख़त्म करके, ऐसा नहीं है। कहीं भी झगड़ा होता है, डिस्प्यूट मतलब होता है ये विवाद या झगड़ा, इसलिए मैंने लिख दिया है डिस्प्यूट यानी कि झगड़ा। कहीं भी झगड़ा होता है, चाहे लोगों के बीच में झगड़ा हो, चाहे लोगों और सरकार के बीच में झगड़ा हो, चाहे सरकार के बीच में झगड़ा हो, उसको कौन सुलटाएगा? उसको जुडिशरी सुलटाएगी, चाहे हाई कोर्ट सुलटाए चाहे सुप्रीम कोर्ट सुलटाए। ठीक है। दूसरा हमारा सब टॉपिक आता है जुडिशियल रिव्यू। अब ये क्या होता है? देखो, रिव्यू में क्या होता है, मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, जैसे मान लेते हैं हमारे योगी जी हैं या मोदी जी हैं या कोई भी अमित शाह है, कोई एक लॉ बनाता है, कोई एक नियम बनाता है, उस नियम पास भी हो जाता है, यानी कि वो नियम बस आने ही वाला होता है, गवर्नमेंट अप्लाई होने वाला रहता है, लेकिन उसके पहले कहाँ जाता है? वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है देखने के लिए कि ये लॉ सही है कि नहीं। अब जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्या बोलते हैं उसको, न्यायाधीश, जो जज होगा, वो देखेगा, पढ़ेगा, अगर उसको अच्छा लगेगा तभी वो क्या करेगा? पास करेगा, हाँ इस नियम को आप ला सकते हैं। अगर लगा कि उसको नहीं, ये नियम क्या है, वायलेंस वाला है, इससे लोगों के बीच में झगड़ा फैल सकता है, लोगों में दंगा फैल सकता है, तो नियम को क्या कर देगा? बैन कर देगा कि आप इस नियम को अलाउ नहीं कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कोई भी नियम लाने से पहले क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट उसको पढ़ेगी और उसकी अनुमति होगी तभी वो नियम आएगा, नहीं तो नियम नहीं आएगा। तो ये इसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी कि रिव्यू करके जवाब देना कि ये आप फॉलो करना है कि नहीं करना है। ठीक है। तीसरा हमारा सब टॉपिक आता है अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, यानी जो जुडिशियल होता है, जो कोर्ट होते हैं, उनके पास पूरा पावर होता है किसी भी नियम को कायम करने के लिए। जैसे मान लेते हैं कोई नियम निकला है, उस नियम को कायम करने के लिए उनके पास पूरा पावर होता है कि वो नियम को लगा सकते हैं, या कोई नियम को लागू करना है या हटाना है तो उसको भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पावर रहता है वो। ठीक है। जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उनके पास पूरा पावर रहता है हमेशा के लिए, जब तक वो जॉब पे रहेंगे तब तक उनके पास पूरा पावर है। किसी भी नियम को, किसी भी राइट्स को, किसी भी हक को हटा सकते हैं या लागू कर सकते हैं, उनके हाथ में होता है। तो उनके अंदर देखते हैं, इसके अंदर कह रहा है, इस पैराग्राफ में कह रहा है कि एवरी सिटीजन, यानी कि हर एक पर्सन भारत का, अगर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अप्रोच कर सकता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकता है यदि उसे लगता है कि जो उसका फंडामेंटल राइट्स है वो क्या कर रहा है? वायोलेट कर रहा है, यानी कि उसके फंडामेंटल राइट्स की वजह से लोगों में झगड़ा फैल रहा है, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में एक कंप्लेन कर सकता है कि देखिए ये जो राइट्स है हमारे लिए, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इस राइट्स की वजह से, यानी कि इस हक की वजह से हमारे बीच में झगड़ा हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सोचेगा, अगर सही होगा तो उसको कैंसिल कर देगा, उस लॉ को हटा देगा, अगर अच्छा होगा तो नहीं हटाएगा। इस तरीके से हर सिटीजन क्या है, हक है, उसका एक डेमोक्रेटिक हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी भी राइट्स के ऊपर कंप्लेन कर सकता है कि इस राइट्स को हटाया जाए या इस राइट्स को दिक्कत हो रही है, तो जाके हटा सकता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, बताया किस तरीके से बताया गया कैसे हम जा सकते हैं। कह रहा क्लास 7 बुक में हमने पढ़ा है कि कैसे एक लड़का, एक आदमी रहता है, एक पुरुष रहता है, जिसका नाम रहता है हकीम शेख। क्या रहता है? हकीम शेख। वो क्या रहता है? एग्रीकल्चर लेबर रहता है, यानी खेतों में काम करने वाला होता है। वो गिर जाता है ट्रेन पर से और उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है, जिसकी वजह से कई सारे हॉस्पिटल उसको मना कर देते हैं एडमिट करने से। तो क्या करता है, जब सब लोग मना कर देते हैं तो वो क्या करता है, कहीं जाके इलाज करवाता है। उसके बाद तुरंत जैसे ही वो सही होता है, वो जाता है सुप्रीम कोर्ट में और एक केस फाइल करता है कि देखिए जब मैं गिरा था ट्रेन से, मुझे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, तो किसी हॉस्पिटल ने भी मुझे आसरा नहीं दिया, किसी हॉस्पिटल ने मुझे जांच नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को भाई सही लगेगा, हाँ भाई सही बात है, गलत बात है। अगर किसी को चोट लगा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है? उसको हेल्थ को देखना है, उसको देखना कहीं चोट ज़्यादा तो नहीं लगी है, उसको मरहम पट्टी करना है। तो इसीलिए आर्टिकल 21 निकाला सुप्रीम कोर्ट ने। ये सही बात है, यानी कि ये रियल स्टोरी है कि जब वो गया सुप्रीम कोर्ट में गया, कौन? हकीम शेख, तो उसने बताया वहाँ के जज को कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, किसी हॉस्पिटल ने मेरा साथ नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नया आर्टिकल निकाला, आर्टिकल 21। इसमें कहा गया अगर किसी भी इंसान को, किसी भी सिटीजन को चोट लगती है, भारत के किसी भी निवासी को चोट लगती है, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा? उसको हेल्थ को सही किया जाएगा, यानी कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में, सबसे जो नज़दीकी हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पर जाता है वो, तो उसका इलाज करना मस्ट है। अगर इलाज नहीं करते हैं तो हॉस्पिटल को क्या कर दिया जाएगा? बैन कर दिया जाएगा, हमेशा के लिए सील कर दिया जाएगा, अगर कोई हॉस्पिटल ऐसा करता है तो। ठीक है। यानी कि हर हॉस्पिटल को कोई भी अगर मरीज जाता है तो उसका देखना उसका फ़र्ज है। तो आर्टिकल 21 क्या करता है? राइट टू हेल्थ, यानी कि जीवन बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि कोई भी अगर चोट लगता है तो हॉस्पिटल में जाकर अपना जांच या इलाज करा सकता है। देखो यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट का और बताया गया कि कब ये बना था। ठीक है, देखते हैं। देखो
सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ऐसे ही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यह स्थापित किया गया था 26 जनवरी को 1950 में, यानी कि जब 26 जनवरी क्या मनाया जाता है सबको पता होना चाहिए। 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाया जाता है कि इंडिपेंडेंस डे, यानी कि जिस दिन आज़ादी मिली थी। और 26 जनवरी को 1950 में हमको क्या मिला था, नियम लाए गए थे, कानून लाए गए थे, जिसकी वजह से सब लोगों को इक्वल मात्रा में ट्रीट किया जाएगा। कोई क्राइम करता है तो उसको जेल में डाला जाएगा, ये नियम लाया गया था। कोई पूछता है आपसे कि 26 जनवरी को क्या हुआ था, तो सबसे पहले आंसर क्या होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया था, और उसी दिन कानून वगैरह लागू हुए थे, ठीक है। तो वही होता है, सुप्रीम कोर्ट कब लागू हुआ था, 26 जनवरी को। जब 26 जनवरी हर साल मनाया जाता है उसी दिन उसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज़ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि स्वतंत्र जुडिशरी क्या है, यानी कि स्वतंत्र अदालत, यानी कि ऐसा अदालत जहाँ पे क्या हो, डेमोक्रेसी हो, अदालत, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, किसी पे डिपेंड ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब जो जुडिशरी है वो किसी पे डिपेंड है, किसी ऑर्डर की वजह से चल रही है, ऐसा नहीं है ना। हमारा जैसे मान लेते हैं जो हमारा सुप्रीम गवर्नमेंट है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसा तो है नहीं कि जो मोदी जी हैं उसको चलाते हैं। भाई सुप्रीम कोर्ट का अलग पावर है, मोदी जी का अलग पावर है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर मोदी जी कोई गलत काम करते हैं तो उसके केस में अंडर डाल सकती है, किसको, मोदी जी को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र अदालत, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि ऐसा कोर्ट जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करती हो, उसके पास पूरा पावर हो कोई भी फैसला लेने का, तो उसी को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जैसे मान लेते हैं आपका एग्जांपल लेते हैं हम, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास पूरा हक है कि इस वीडियो को आप देख सकते हैं, कोई भी आपसे वीडियो छीन नहीं सकता। ऐसा नहीं है कोई आए, पुलिस आए और आपसे मोबाइल छीन ले, कहे कि नहीं आप ये वीडियो नहीं देख सकते हैं, तो आपके पास पूरा हक है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ऐसे कोई करता है तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कई सारे रूल हैं जो हमारी जुडिशरी करती है। देखते हैं फिर से, यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्टोरी बताया गया है, देखिए ध्यान सुनिएगा। कह रहा है, इमेजिन करिए, यानी कि मान लीजिए क्या है, एक सिचुएशन है जिसमें एक पॉलिटिशियन है, यानी कि एक क्या है, एक राजनेता है। जो पॉलिटिशियन यानी कि वही राजनेता जो आपके वोट मांगने के लिए आते हैं, जब वोटिंग खत्म हो जाती है तो आपके ऊपर ही अत्याचार करते हैं। तो वही कह रहा है, एक बहुत बड़ा पावरफुल पॉलिटिशियन है, ठीक है, जो क्या कर रहा है, आपकी फैमिली की जो ज़मीन है वो हथिया ले रहा है। यानी कि जो फैमिली की आप ज़मीन है, मान लेते हैं कोई रोड के किनारे ज़मीन है आपका फैमिली का, ठीक है, वहाँ की जो ज़मीनें हैं उस पॉलिटिशियन ने क्या कर दिया, हथिया लिया, ज़बरदस्ती हथिया लिया, कहा कि ये मेरा है, आज से तुम्हारा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, सबसे पहले कि कोर्ट में जाएंगे। जैसे ही कोर्ट में जाएंगे वो रास्ते में आके रोक देता है आपको और कहता है कि अगर तुम कोर्ट में जाते हो तो जो वहाँ का जज होगा मैं उसको खरीद लूँगा और मेरे हिसाब से फैसला होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, सबसे पहले क्या किया, आपका ज़मीन हड़प लिया ज़बरदस्ती। उसका जब आप कोर्ट में जा रहे थे कंप्लेंट फाइन करने, तो आपका रास्ता रोक के कहा कि तुम जिस भी कोर्ट में जाओगे वहाँ का जो जज होगा वो मेरे हिसाब से फैसला सुनाएगा, क्योंकि मैं उस जज को खरीद लूँगा। तो आप क्या करेंगे, ठीक है। इससे पता चलता है कि जो पॉलिटिशियन है अगर ज़्यादा पावरफुल हुआ तो जो लोकल जज होते हैं, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते हैं वहाँ के खरीद सकते हैं। अगर वो जज क्या हो, बिकाऊ हो, तो अगर ईमानदार रहेगा तो नहीं बेचेगा। तो ये हो गया सिचुएशन। अब इसके आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि अगर जज उसके अंडर में आ गया, यानी कि जो जज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ का जो जज है उस पॉलिटिशियन के अंदर आ गया। मान लेते कोई विधायक है, ठीक है, वो विधायक आपका ज़मीन झड़प लिया है और वो क्या करे, उसको जो जज है उसके अंडर में रखता है। तो जज होगा जो भी फैसला सुनाएगा उस विधायक के अंडर में सुनाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर बता रहा है। तो जो उस जज का जितना भी पावर होगा, जितना भी न्याय होगा वो किसके खिलाफ होगा, आपके खिलाफ होगा। क्यों, क्योंकि जो जज है वो विधायक ने खरीद लिया है। तो ये जो भी नियम है जो सुप्रीम कोर्ट कहती है, अगर ऐसा कहीं भी पाया गया, यानी कि ऐसा सिचुएशन कहीं भी पाया गया तो उस जज को तुरंत क्या कर दिया जाएगा, उस पद से हटा दिया जाएगा और तुरंत उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो विधायक है, जो पॉलिटिशियन है, अगर ऐसा करता पाया गया तो उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा 10-15 सालों के लिए। तो वो कौन करता है, जुडिशियल पावर है करता है। कौन जुडिशियल पावर, जो इंडिपेंडेंस होगा, किसी पे डिपेंड नहीं होगा। अभी हमने जो सिचुएशन देखा, हमने वो देखा कि जो डिस्ट्रिक्ट का जज था वो किस पे डिपेंड था, पॉलिटिशियन पे, यानी कि विधायक पे वो डिपेंड था। जो भी विधायक का था वही उसका फैसला होता। लेकिन जो हमारा मेन जुडिशियल है, यानी कि जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता है। वो अपने हिसाब से फैसला सुनाता है। अगर उसको फैसला अच्छा लगता है तो फैसला सुनाता है, और इसके फेवर में रहता है उसी के फेवर में सुनाता है। तो फैसला सुनाने के लिए भी ऐसा नहीं है कि गए उठ के केस कर दिए और फैसला सुना दिए। फैसला सुनाने में सबूत लगते हैं, एविडेंस लगते हैं, जो काफ़ी टाइम लग जाता है केस करने के बाद। देखो यहाँ पे लिखा भी गया है, जो हमारा जो पावर है, यानी कि 3 गवर्नमेंट होते हैं, 3 तरह के जो पावर होता है। एक होता है लेजिस्लेचर, एक होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि ये दोनों, और तीसरा होता है हमारा जुडिशरी। तो कह रहा है कि जो हमारा अदालत वगैरह, जो कोर्ट वगैरह है, उसको लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं कर सकते। लिखा है ना,
लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कैन नॉट इंटरफेरेंस द वर्क ऑफ द जुडिशरी, यानी कि जो भी पॉलिटिशियन हैं, जो भी नेता हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और करेंगे तो उनको भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट जुडिशियल है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जिसका फैसला सही होगा उसी का फैसला माना जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि अगर किसी जज को सुप्रीम कोर्ट या कह सकते हैं हाई कोर्ट में किसी को बैठाया जा रहा है तो जज को हटाना काफ़ी आसान नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पुराना जज है वो उसका एक्सपायरी डेट आ गया, यानी कि वो उसका जब खत्म हो गया, वो 60 साल का हो गया है, अब उसको क्या करना है, रिटायर लेना है। तो जो नया जज बैठाया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट बैठाता है, तो ऐसा नहीं है कि बार बैठा के फिर हटा देंगे। अगर एक बार जज उस कुर्सी पे बैठ गया तो तभी हटेगा जब उसका एक्सपायरी डेट आ गया, यानी कि जब उसका रिटायरमेंट डेट आएगा तभी वो हटेगा। तो वही कह रहा है कि वंस अपॉइंटेड टू द ऑफिस, यानी कि एक बार जज उसके ऑफिस में अपॉइंट कर दिया गया, इट इज़ आल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव अ जज, एक जज को हटाना काफ़ी आसान बात नहीं है। जो हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो पूरी तरह से क्या है, इंडिपेंडेंट है, और कोई भी उसमें गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, यानी कोई भी गवर्नमेंट अपने पावर को दिखा नहीं सकता। कोई दिखाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट इन इंडिया, यानी कि जो भारत के कोर्ट्स हैं, यानी कि जो जज अदालत है, वो किस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं, किस तरह से बनाया गया है। तो देखते हैं। देखो मैंने पहले भी बताया था, जो हमारे देश का कोर्ट है वो 3 भागों में डिवाइड है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और सुप्रीम लेवल यानी नेशनल लेवल पे। देखो सबको पता है, नाम में ही सब कुछ रखा है, ध्यान से बस सुनिएगा कान लगा के, यानी कि फोकस करके। देखो सबसे पहला आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो हमारा जो जिला रहता है, चाहे जिला का जो भी, चाहे गोरखपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, मतलब कोई भी जिला हो, हर जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक डिस्ट्रिक्ट जज होता है, जिसे हम टाउन्स लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कांड होते हैं, वो कांड कहाँ सुना जाता है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुना जाता है। तो वही मैंने कहा कि अगर उस कोर्ट का फैसला आपको नहीं मंजूर है तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट का फैसला नहीं मंजूर है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सबसे सुप्रीम है, इसीलिए उसका नाम भी सुप्रीम है, यानी कि सबसे बड़ा, वही उसी का फैसला सबसे आखिरी फैसला है, उसके बड़ा कोई नहीं है। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि 3 तरह के कोर्ट पाए जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसको हम तहसील लेवल पे भी कहते हैं, ठीक है, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट जज भी बैठता है उसमें। दूसरा आता है हमारा, हर स्टेट का एक अलग हाई कोर्ट होता है, लिखा है ना, ईच स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट, यानी कि जितने भी राज्य हैं, 28-29 जितने भी राज्य हैं, उस हर राज्य में एक हाई कोर्ट है, और उस हर राज्य कोर्ट में यानी कि एक जज बैठता है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और सबसे बड़ा होता है लास्ट में सुप्रीम कोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, यानी कि नई दिल्ली में, जो दिल्ली है हमारा, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे ऊपर वाला होता है, सबसे बड़ा फैसला वही लेता है पूरे इंडिया को देखकर। तो 3 तरह के तीन तरह के कोर्ट होते हैं हमारे इंडिया में। तो हमारा स्ट्रक्चर किसका, कोर्ट का, जो भारत में है, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पे यानी कि हाई कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम यानी कि सबसे बड़ा। देखो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, जिसमें बताया था ना कि 26 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट को स्थापित किया गया था। कब, 26 जनवरी जब हमारा बनाया जाता है, कब रिपब्लिक डे मनाया जाता है, तभी आया था कौन, सुप्रीम कोर्ट। अब देखो हाई कोर्ट की बात करते हैं। कह रहा हाई कोर्ट जो है पहली बार 3 जगह पे स्थापित किए गए थे, यानी कि 3 सिटीज़ में स्थापित किए गए थे। कौन कौन, वो भी मेन में, कौन, कलकत्ता जो कि कोलकाता नाम से जाना जाता है, बॉम्बे जो अब मुंबई नाम से जाना जाता है, और तीसरा मद्रास जो कि चेन्नई नाम से जाना जाता है। यानी कि 3 शहर में, यानी कलकत्ता, बॉम्बे, मुंबई, यानी कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में 1862 में हाई कोर्ट को लाया गया था। यानी कि 3 शहर में ऐसे थे जो हाई कोर्ट को लाया गया था, बाकी जो हैं वो बाद में आए गए, ठीक है। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब लाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और पहली बार हाई कोर्ट को कब लाया गया था, तो एक ही साथ 3 शहरों में बनाया गया था। कब, मेन शहर मुंबई, ठीक है, वो भी समुद्र किनारे है, कोलकाता वो भी समुद्र किनारे है, और चेन्नई वो भी क्या है, समुद्र किनारे है। कब लाया गया था, 1862 में लाया गया था। कब, 1862 में लाया गया था। और दिल्ली में कब लाया गया था, 1966 में, यानी कि लगभग 100 साल बाद, यानी कि 100 साल पहले 3 बस सिटी में थे हाई कोर्ट, और 100 साल बाद कहाँ पर आया, दिल्ली में आया। तो ये हाई कोर्ट का डाटा याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये वही बताया जो मैंने बताया, लिखा है कि यदि आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, देखो मैंने पहले पढ़ लेता हूँ। इफ़ यू बिलीव दैट द जजमेंट पास्ड बाय द लोअर कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला, इज़ नॉट जस्टिफाई, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट वाला कोर्ट है, ठीक है, जो आपके ज़िले में है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, यानी कि जो उसका फैसला आया है, जो उसका न्याय आया है, उससे आप संतुष्ट नहीं हैं। वो कह रहा है कि आप चोर हैं, लेकिन आप चोरी नहीं किए हैं, ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे अपर कोर्ट में, यानी कि हाई कोर्ट में जाएंगे।
अब क्या करते हैं, हाई कोर्ट में 2 या 3 महीना केस लड़ते हैं और वहाँ भी कहता है हाई कोर्ट कि आप चोर हैं। किसके आधार पे? एविडेंस के आधार पे, यानी कि जो सबूत मिले हैं उनके आधार पे आपको चोर बताया जा रहा है, लेकिन आप चोरी नहीं किए हैं, आपको फंसाया जा रहा है। फिर लास्ट में आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे सबसे बड़े कोर्ट में इंडिया के, जो कि है सुप्रीम कोर्ट। क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट टाइम लेगा, साल 2 साल 3 साल लगेगा, लेकिन अब जो फैसला होगा वो आपके फेवर में होगा यदि आप चोरी नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो आप 3 कोर्ट है, ये तीनों कोर्ट में जाके अपना न्याय को ले सकते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया इस पैराग्राफ में। जो मैंने बताया उसी को लेकर एक कहानी बताई गई है, किस तरीके से जो कहानी है बताती है कि जो लड़की रहती है, उसके जो फैमिली वाले होते हैं, यानी कि जो उसके पति वगैरह होते हैं, उसको जला देते हैं, लेकिन उसको न्याय नहीं मिल पाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो वही हम सब देखेंगे इस कहानी में, बस ध्यान से कहानी को सुनती जाइए। ठीक है, तो देखते हैं ये जो कहानी है कब शुरू होती है? 1980 के फरवरी महीने में, यानी कि जब महीने का जो सलीना जो है 1980 अभी शुरुआत ही हुआ था, यानी कि नया साल अभी आया ही था, बस फरवरी ख़त्म हुआ था। तभी लक्ष्मण जो था शादी करता है एक 20 साल की लड़की से, जिसका नाम रहता है सुधा गोयल। क्या नाम रहता है? सुधा गोयल, जो 20 साल की रहती है। शादी कब करता है? फरवरी के महीने में 1980 में। ठीक है, शादी के बाद वो यानी कि लक्ष्मण कुमार और उसकी पत्नी और साथ ही साथ उसके भाई और उसकी फैमिली वाले कहाँ रहते हैं? दिल्ली के एक फ्लैट में रहते हैं। जिससे शादी करने के बाद वो दिल्ली में चले जाते हैं और लक्ष्मण के भाई और उसकी फैमिली वाले और उसकी पत्नी एक फ्लैट में रहते हैं एक साथ। ठीक है, रहते रहते लगभग 9-10 महीने हो जाते हैं, यानी कि दिसंबर में का महीना आ जाता है। ठीक है, अच्छे से रह रहे होंगे, लेकिन 2 दिसंबर 1980 में एक कांड हो जाता है। क्या कांड होता है? जो सुधा रहती है, जो उसकी पत्नी रहती है, मर जाती है हॉस्पिटल में जलने के कारण। यानी कि जो लोग रहते हैं उसको जला देते हैं, लेकिन कब जगह कैसे जलाते हैं वो सब बाद में देखेंगे। बस इतना जानिए कि 2 दिसंबर 1980 क्या होता है? सुधा मर जाती है हॉस्पिटल में क्योंकि वो जल गई रहती है। अब देखो, जो इसकी फैमिली है, किसकी फैमिली? उस लड़की की, यानी कि जो सुधा गोयल है उसकी फैमिली क्या करती है? कंप्लेन फाइल करती है। कहाँ पर? कोर्ट में जाके। क्या करती है कोर्ट में जाके? तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं। कौन? उस लड़की की फैमिली जो वाले रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं न्याय के लिए। तो न्याय के जो वहाँ का न्यायाधीश रहता है, यानी कि जो जज रहता है, वो बुलाता है चारों भाइयों को, यानी कि जो लक्ष्मण का भाई रहता है वो बुलाते हैं और पूछते हैं उनसे कि क्या हुआ था, बताओ तुम 1 दिसंबर को क्या कर रहे थे। ठीक है, तो 1 दिसंबर को बताता है कि मैंने 1 दिसंबर वहीं पे था, मैंने सुना कि जो लक्ष्मण था वो अपने वाइफ को घसीट रहा था, यानी कि जो भी कर रहा था उसको ज़बरदस्ती सुधा जो है चिल्ला रही थी। लिखा है ना, उसने सुना कि जो सुधा थी वो चिल्ला रही थी। स्क्रीम मतलब होता है चिल्लाना, तो चिल्ला रही थी क्योंकि जो लक्ष्मण था उसको फ्लैट पे ज़बरदस्ती घसीट रहा था। उन्होंने देखा, फिर बाद में जो सुधा थी वो खड़ा हो गई अपने साड़ी के साथ फ्लेम में। फ्लेम होता है आग जहाँ जलता है, वहीं पर साड़ी के साथ खड़ा हो गई। कौन? सुधा। ये कौन बता रहा है? लक्ष्मण के भाई बता रहे हैं जज साहब को। जब जो लड़की सुधा जब वहाँ खड़ा होती है आग के पास, तो उसके साड़ी में क्या लग रहा है? आग लग जाता है। कैसे आग लगता है देखती है। अब देखो, एक उसका जो साउंड है, मतलब बताया गया था किस तरीके जो सुधा थी, जो सुधा गोयल थी, जो उसकी पत्नी थी, बताती है। ठीक है, अपने भाइयों से जिस तरह बताया गया है, बताती है कि जो उसकी कौन है? मदर इन लॉ, यानी कि जो लक्ष्मण की माँ है, वो केरोसिन ऑयल उसके ऊपर डाल देती हैं, यानी कि अपनी बहू के ऊपर केरोसिन ऑयल डाल देती हैं और क्या करती हैं? वो फ्लेम के आगे ढकेल देती हैं, जिसकी वजह से वो जल जाती है। कौन? सुधा गोयल। और उसका जो हस्बैंड है लक्ष्मण, वो फायर से जला देता है, यानी कि उसकी माँ उसके ऊपर तेल डालती है और उसका जो पति रहता है लक्ष्मण, उसके ऊपर आग लगा देता है। तो जो वहाँ के जज रहते हैं, ये सुनने के बाद उन्होंने और सबूत मांगा। तो और सबूत के मामले में जो सुधा की फैमिली थी, उन्होंने क्या किया? उनके अगल बगल जो लक्ष्मण के पड़ोसी थे, जहाँ पर रहती थी सुधा, उसके अगल बगल के जो पड़ोसी थे उन लोगों को बुलाया गया। उनसे पूछा गया कि आप लोगों ने कुछ सुना या देखा है? तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने सुना है। हमने सुनते थे कि रोज़ रात को जो सुधा थी उसको लोग टार्चर करते थे, यानी कि उसके जो मदर इन लॉ है, जो उसके पति है, उसको मारता रहता था। स्कूटर के लिए, फ्रिज के लिए, उसको बच्चे के लिए ज़बरदस्ती प्रेशराइज किया जाता था कि तुम बच्चा करो। अगर जब मना करती थी तो लोग उसको मारते थे, यानी कि उसका जो पति था लक्ष्मण और उसकी जो माँ थी उसको डेली टॉर्चर करते थे। किसको? सुधा गोयल को, यानी कि अपने पत्नी को डेली टॉर्चर करते थे लोग, यानी कि जबरदस्ती मारते पीटते थे उसको। लेकिन जब ये सब बात सुन लिया किसने? जज साहब ने। तो जज साहब को ऑप्शन आया कि इसको बोले, यानी कि लक्ष्मण को कुछ बोले। तो उन्होंने पूछा लक्ष्मण से, तुम क्या कहना चाहोगे इस पर? तो लक्ष्मण ने कहा कि ऐसा नहीं है। ठीक है, जो सुधा थी वो दूध गरमा रही थी, तभी उसका साड़ी क्या हुआ? गैस में जल गया, जिसकी वजह से उसका शरीर जल गया और वो मर गई। ठीक है, कौन कहा? लक्ष्मण ने कहा, मतलब लक्ष्मण और उसकी माँ ने कहा, बहाना दिया कोर्ट को कि वो क्या कर रही थी? दूध गरमा रही थी, जिसकी वजह से साड़ी उसका आँख में लग गया और वो जल गई। तो सब एविडेंस के आधार पर जो जज साहब थे उन्होंने कहा कि जो
जो हमको सबूत मिले हैं, इसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, मैं न्याय दे रहा हूँ कि जो लक्ष्मण है और उसकी जो माँ है और उसका जो भाई है, यानी कि लक्ष्मण की माँ शकुंतला और उसके भाई सुभाष चंद्र जो था, ये तीनों कारण हैं जिसकी वजह से जो उसकी पत्नी थी मारी गई थी, यानी कि जो सुधा गोयल थी, इन तीनों की वजह से वो मारी गई थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये तो था हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला, यानी कि जो ये लोग थे लक्ष्मण चंद्र और शकुंतला, उसको जेल भेज दिया गया। लेकिन इन लोगों को संतुष्टि नहीं मिली, मतलब इन्होंने कहा कि जो न्याय है ये गलत है, हमने उसको जानबूझ के नहीं मारा है, वो दूध से मरी है। तो ये लोग क्या किए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट में इन्होंने अपील किया कि देखिए मेरे साथ लोअर कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग एक काम नहीं किए हैं, हम लोगों ने उसको नहीं मारा है, हमको जस्टिफाई करिए। तो हाई कोर्ट में क्या होता है, हाई कोर्ट में उल्टा होता है, यानी कि लक्ष्मण को, शकुंतला को और उसके भाई सुभाष चंद्र को बरी कर दिया जाता है, ये कह के कि ये सच में हुआ है, वो सच में दूध गर्मा रही थी और साड़ी उसका तभी जल गया और मर गई। इस तरीके से वो क्या हुआ, फिर से ये लोग बाहर आ गए। ठीक है, इस तरीके से लोग बाहर आ गए। फिर कब बात है, 1985 की बात है। ठीक है, 1983 की बात था जब वो लोग बाहर आ गए थे। फिर 2 साल बाद, मतलब फिर से जो उसकी फैमिली थी, किसकी, उस लड़की की जिसकी मौत हुई थी, उसकी फैमिली कहाँ गई, लास्ट में गई सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाके बताई, ये सब बताई कि मैं सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गई थी, वहाँ मुझे न्याय मिला। लेकिन ये लोग फिर कहाँ चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, जहाँ इनको न्याय मिल गया। लेकिन मैं फिर से आपके पास आई हूँ सुप्रीम कोर्ट के पास, आप हमें न्याय दिलवाइए कि ये लोग हमारी पत्नी को, सॉरी ये हमारी बच्ची को मार डाले हैं जलाकर। ठीक है, तो 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सुना और लक्ष्मण को क्या, उसके 2 मेंबर यानी कि उसकी फैमिली को कोर्ट में लाया गया, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और जब ये सब सुना गया, जब एविडेंस जो भी सबूत था सुना गया, उसके आधार पे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो क्या था, अलग था सुप्रीम कोर्ट से। तो सबूत के आधार पे जो सुप्रीम कोर्ट था, वो लक्ष्मण को और उसकी माँ को जेल में भेज दिया गया। बाकी जो उसका भाई था सुभाष चंद्र, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला था, जिसकी वजह से वो रिहा हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में, आखिर में, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो लक्ष्मण है और उसकी माँ से जो शकुंतला है, यही दोनों दोषी हैं, जिसकी वजह से बेचारी जो गोयल थी, जो उसकी पत्नी थी, वो मारी गई थी। बाकी जो उसका भाई है, कौन, सुभाष चंद्र, उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, इसकी वजह से वो क्या हुआ, बाहर हो गया जेल से। तो इस तरीके से तीनों को क्या मिला, सॉरी दोनों को जेल भेजा गया। तो ये सब कहानी क्या था, कहानी हमें बताता है कि अगर आपको जस्टिफाई नहीं मिलता है, यदि आपको लगता है कि हमें जो न्याय है वो नहीं मिला है, तो आप भी क्या कर सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं अपने केस को न्याय दिलवाने के लिए, नहीं अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमें अलर्ट रहना चाहिए कि हम कहीं गलत काम ना करें जिसकी वजह से हमें फंसना पड़े। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द लीगल सिस्टम, यानी कि अलग अलग जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या हैं। जैसे हर ट्री के ब्रांचेस होते हैं ना, जैसे एक पेड़ होता है उसके कई सारे ब्रांचेस होते हैं, तो ऐसे ही जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके क्या क्या ब्रांचेस हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 ब्रांचेस बताए गए हैं, किसके, सिस्टम के, क्या क्या है। एक हमारा क्रिमिनल लॉ, यानी कि जितने भी क्राइम्स होते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, क्रिमिनल लॉ के अंदर आते हैं, यानी जितने भी कोर्ट होंगे, जो क्रिमिनल वाले कोर्ट होंगे, जितने भी क्राइम करेंगे वो लोग वहाँ जाएंगे। दूसरा आता है हमारा सिविल लॉ, यानी कि जो घर के मैटर्स रहते हैं, जो घर के झगड़े रहते हैं, ठीक है, जो घर में दिक्कतें होती है, जो घर में कांड होता है, उसको कौन संभालेगा, उसको संभालेगा सिविल लॉ। ठीक है, तो इनको पढ़ते हैं, हम देखते हैं। ये 2 ब्रांचेस हैं, अगर पूछता है एग्जाम में कौन से 2 ब्रांचेस हैं, तो एक क्रिमिनल जो क्राइम करते हैं वहाँ पर जाते हैं, और एक होता है सिविल लॉ, यानी घर के जो भारत में जो घर हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई कांड होता है, झगड़ा होता है, तो कहाँ जाएंगे, सिविल लॉ में जाएंगे। तो देखते हैं एक करके। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा क्रिमिनल लॉ का। देखो इसमें जो पहला पॉइंट ये कहता है हमसे कि ये जो क्रिमिनल लॉ है ना, वो किससे डील करता है, वो डील करता है लॉ के डिफेंस से, डिफाइन, यानी कि जो लॉ को तोड़ता है उसके साथ। यानी मान लेते हैं जो चोर होंगे क्या करेंगे, चोरी करेंगे, तो वो क्या कर रहे हैं, चोरी करके किसी नियम को तोड़ रहे होंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल लॉ में जाएंगे। और कौन कौन से हैं जो क्रिमिनल लॉ में जाएंगे, जैसे मान लेते हैं जो चोरी करते हैं वो हो गया क्रिमिनल लॉ में, या कोई ऐसा है जो दहेज ले रहा है, जैसे शादी होता है ना, गांव में लोग दहेज लेते हैं, तो दहेज भी क्या है, इलीगल है। तो अगर कोई दहेज लेते पकड़ा गया तो कहाँ जाएगा, क्रिमिनल लॉ में जाएगा, क्योंकि वो क्राइम कर रहा है, दहेज लेना एक क्राइम है। ठीक है, आज से जाने कोई भी अगर शादी होती है, ठीक है, अगर आप लोग ईमानदार रहें तो, बाकी तो मुझे नहीं लगता कोई रहेगा, लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी बहन है या कोई भी आपके भाई हैं, अगर उनका शादी होता है तो कोई भी दहेज लेता या देता है, तो आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि भाई देखिए ये जो जहेज है, जो डाउरी सिस्टम है, वो क्या है, इलीगल है। डाउरी मतलब होता है दहेज लेना, यानी कि दहेज लेना देना, तो आप समझा सकते हैं। और ज़्यादा ईमानदार है तो आप क्या कर सकते हैं, जाके कंप्लेन कर सकते हैं कि देखिए हम, मेरी बहन है, मैं शादी कर रहा हूँ, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं, तो आप जाके वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब कहाँ जाएंगे, क्राइम लॉ में जाएंगे। और तीसरा आता है हमारा मर्डर,
और कोई मर्डर करता है, किसी को चाकू से मार देता है या बंदूक से मार देता है, किसी भी तरह से क्राइम करता है या किसी को जान से मार देता है, तो भी कहाँ जाएगा, क्रिमिनल लॉ में जाएगा। यानी कि कोई चोरी करता पाया गया, कोई कानून को तोड़ता पाया गया, या किसी वोमेन को हैरेसमेंट करता पाया गया, यानी कि छेड़छाड़ किया, ठीक है, नहीं छेड़छाड़ कर देते हैं लड़की के साथ वो लोग, या कोई दहेज ले रहा है, ठीक है, वो और मर्डर वाले लोग कहाँ जाएंगे, क्रिमिनल लॉ में जाएंगे। अब आते हैं पहला पॉइंट किसका, सिविल लॉ का। देखो मैंने पहले बताया था, एक घर के झगड़ों में अपना हस्तक्षेप करेगा, जैसे कि जो सिविल लॉ है वो डील करेगा किसके साथ, हार्म या इंजरी के साथ, यानी कि जो राइट्स हैं हमारे, जो अधिकार है हमारे, और उनके साथ कोई खिलवाड़ करता है। जैसे मान लेते हैं हमारा अधिकार है क्या, हम डेमोक्रेसी से यानी आज़ादी से कहीं भी घूम सकते हैं या कहीं भी जा सकते हैं, तो वो करते हमें कोई रोकता है। जैसे मान लेते कोई कुछ पुलिस वाले होते हैं जो ज़बरदस्ती रोकते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो राइट को हार्म पहुंचा रहे हैं, यानी कि जो हमारा अधिकार है घूमने का, कहीं भी जाने का, वो उसको रोक रहे हैं, तो क्या करेगा, जो सिविल लॉ होगा उनको क्या करेगा, पनिश करेगा। तो ये हो गया जो राइट्स को ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि जो राइट्स को, यानी कि जो अधिकार को तोड़ रहे हैं उनको ये डील करेगा सिविल लॉ। उसके बाद और कौन कौन से ऐसे होते हैं जो सिविल लॉ में आते हैं, सबसे पहला आता है लैंड, यानी कोई ज़मीन बेच रहा है या खरीद रहा है, तो उसमें अगर कोई कानून तोड़ता है तो कहाँ जाएगा, सिविल लॉ में जाएगा। जैसे मान लेते हैं आपके पापा जो हैं कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ज़मीन खरीदते समय कोई विधायक आया, विधायक का कहा कि आपको अगर आपको ये ज़मीन खरीदना है तो मुझे 2-3 लाख रुपया क्या देना पड़ेगा, हफ्ता देना पड़ेगा। नहीं, हफ्ता लोग मांगते हैं, गुंडे लोग जो होते हैं हफ्ता मांगते हैं। तो विधायक आया आपसे, पापा से कहा कि मुझे 2-3 लाख रुपए हफ्ता चाहिए, तभी आप ज़मीन खरीद सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, सिविल लॉ को तोड़ रहा है। तो अब जा क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, तो कहाँ जाएगा विधायक, सिविल लॉ में जाएगा, ठीक है। या रेंट मैटर है कोई, जैसे मान लेते हैं आप बाहर पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आपको रेंट देना है, तो रेंट का मालिक जो मकान मालिक है वो आपके साथ गाली गलौज कर दिया, तो अभी क्या कर सकते हैं, जाकर कंप्लेन कर सकते हैं। जो रेंट का मालिक होगा कहाँ जाएगा, सिविल लॉ में जाएगा। फिर डाइवोर्स केसेस, जो शादी वगैरह होती हैं बाद में डाइवोर्स हो जाता है, जिसे कहते हैं हिंदी में तलाक, तो भी कहाँ जाएगा, सिविल लॉ में जाएगा, ठीक है। तो ये घर के मैटर कहाँ जाएंगे, सिविल लॉ में जाएंगे। और जो क्रिमिनल वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, क्राइम लॉ में जाएंगे। ऐसे ही दूसरा का देखते हैं। देखो जितने भी क्रिमिनल लॉ होते हैं सबसे पहले क्या होते हैं, उनमें जानना है एफआईआर करवाना है। एफआईआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एमसीक्यू में या फिल द ब्लैंक्स में या वन वर्ड में आ सकता है एग्जाम में, ध्यान सुनिएगा। एफआईआर मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि आपके साथ जो भी हुआ है, क्राइम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, आप जाके आप जाके पहले इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करेंगे, यानी कि एफआईआर करवाएंगे पुलिस स्टेशन में। ये होता है किसमें, क्राइम लॉ में। सिविल लॉ में क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग एफआईआर नहीं करवाते हैं, यानी कि जो सिविल लॉ होता है उसमें एफआईआर नहीं होता है, इसमें पिटीशन फाइल किया जाता है, यानी कि एक फॉर्म आता है, उसको फिल करके कोर्ट में देते हैं, तो उसको बोलते हैं पिटीशन, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा, क्रिमिनल लॉ में एफआईआर करवाते हैं, क्या करवाते हैं, नहीं कराते, हम जाके एफआईआर करवा देंगे, तो यानी कि आपको क्राइम करवा रहे हैं, यानी कि क्राइम की धमकी दे रहे हैं, यानी कि आप क्राइम किए तभी तो ये एफआईआर करवाने जा रहे हैं। तो क्राइम कभी भी नहीं करना है, ठीक है। और जो बात होता है सिविल लॉ का, उसमें होता है पिटीशन। क्या होता है, पिटीशन। ये पिटीशन कहाँ पर होता है, वही रेंट मैटर वाला, कोई रेंट का मामला है, जिसे मान लेते हैं कोई रूम का किराया देना, उसमें कुछ हो गया, या लैंडलॉर्ड है, यानी कि जो ज़मीन खरीद बेच रहा है वहाँ पर कोई दिक्कत हो गया, ठीक है। तो इन सब जगहों पर क्या होंगे, पिटीशन भरेंगे हम, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ में एफआईआर करते हैं और सिविल लॉ में पिटीशन भरते हैं। अब आता है तीसरा पॉइंट क्रिमिनल लॉ का। यदि इसमें सुनो, जो क्रिमिनल लॉ होगा, यदि इसमें कोई दोषी पाया जाता है, यानी कि क्राइम करता हुआ पाया जाता है, ठीक है, और जो जज है उसको क्या करता है, पनिश करता है, ठीक है, तो क्या करेगा, वो गिल्टी होगा और उसको जेल में भेजा जाएगा और फाइन भी लिया जाएगा उससे। जैसे मान लेते हैं कोई बंदा है, चोरी किया है, तो कहाँ जाएगा, क्रिमिनल लॉ में जाएगा, ठीक है। तो जो जज होगा उसको फैसला सुनाएगा कि इसको 10 साल की जेल हुई है, तो उसको जेल भेजा जाएगा और उससे फ़ाइन भी लिया जाएगा। लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है, इसमें क्या होगा, जो इसमें जो जज होगा वो समझाएगा लोगों को, देखिए जो मालिक है, देखिए आप देखिए वो पैसा दे देंगे, आपको कुछ टाइम लेना पड़ेगा। जो ज़मीन वाले होंगे उसको भी समझाएंगे, देखो विधायक तुम इनसे पैसा नहीं ले सकते, अगर तुम इनसे पैसा लेते हो तो हम तुमको भेज देंगे किसमें, क्रिमिनल लॉ में, और तो वो लोग तुमको भेज देंगे जेल में। तो विधायक को समझाएगा। वैसे ही सारी चीज़ें देखता है, यानी कि जो सिविल लॉ होता है वो समझाता है अच्छे से लोगों को, ठीक है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ होता है वो सीधे कहाँ भेजता है, जेल में भेजता है। अगला टॉपिक आता है हमारा, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट। पूछ रहा है आपसे, क्या सबके पास अधिकार है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं। एकदम अधिकार है भाई। हमारा देश ये डेमोक्रेटिक, यानी कि जो हमारा कंट्री है, जो हमारा भारत है, जो हमारा हिंदुस्तान है, वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक स्वतंत्र कंट्री है। सबको कोर्ट जाने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी गरीब हो, उसके पास 1 रुपया भी ना हो, ठीक है, बस वो क्या हो, इंडिया का वो निवासी यानी कि भारत का रहने वाला हो, वो जा सकता है कोर्ट में, आपके खिलाफ कोर्ट कर सकता है। जैसे मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो करोड़पति है, और क्या कर दिया, किसी को कुचल दिया गाड़ी के नीचे, जो बहुत गरीब है, तो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा और आपके खिलाफ कंप्लेन करेगा, और आपकी गलती रहेगी तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा या हाई कोर्ट क्या करेगा, आपको
जेल में डाल देगा। तो सबके पास क्या होता है, अधिकार होता है कोर्ट में जाने का। तो वही आपसे पूछ रहा है क्या सबके पास अधिकार है? हाँ, सबके पास अधिकार है। देखते हैं, पढ़ते हैं और क्या लिखा है। देखो इसमें क्या बताया गया है, जो पहला पैराग्राफ है वही बताया जो मैंने बताया कि सारे सारे सिटीजन को, यानी कि जितने भी लोग रहते हैं भारत में, सबके पास अधिकार है कोर्ट जाने का और सबके पास अधिकार है जस्टिस पाने का। ठीक है, ये तो हो गया जो मैंने समझाया। अब ये क्या कह रहा है, देखो ये तो सबको पता होगा कि आप जो कोर्ट में जाएंगे तो आपको कुछ एक वकील चाहिए होगा, यानी कि एक एडवोकेट चाहिए होगा आपके लिए लड़ने के लिए भाई। ठीक है, अब जिसके पास पैसा है वो तो वकील खरीद लेगा अपनी तरफ से लड़ने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग होंगे जिनका काम है किसका, डेली वेजेस पे जिंदा रहना है, यानी कि डेली काम करके वो पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से अपना पेट भरते हैं, अपनी फैमिली का पेट भरते हैं। तो वो लोग पैसा कहाँ से देंगे वकील को? संभाल लेते हैं, इनके साथ कोई क्या हो गया, अन्याय हो गया। ठीक है, तो इनको न्याय चाहिए। तो क्या करेंगे, इनके पास तो पैसा है नहीं वकील को देने के लिए। तो ये क्या करेंगे, एक PIL डालेंगे। क्या करेंगे, PIL। अब PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लेगिलेशन। ये कब आया था? ये आया था 1980 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लाया था जानबूझकर कि जो गरीब लोग हैं उनको जस्टिस मिल सके, उनको न्याय मिल सके। PIL में कोई पैसा नहीं लगता। PIL में क्या होता है, जब PIL करते हैं यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट, जब ये फॉर्म दर्ज होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, देखो पहली बात एक चीज़ और जान लेना, जो PIL होता है ना वो बस 2 कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता है। ठीक है, PIL जो होता है पब्लिक को, फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट लेगिलेशन, यानी कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके PIL करा सकते हैं। हम देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, जो गरीब लोग होंगे जब PIL को भरेंगे, फॉर्म भरेंगे, तो जो गवर्नमेंट होगा ना उनको एक वकील देगा। ठीक है, गवर्नमेंट उनको वकील देगा उनकी तरफ से लड़ने के लिए। बस किसके लिए, गरीब लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है कोई भी अमीर आदमी गया जाके PIL फॉर्म कर दिया। PIL फॉर्म होता है लेकिन गरीब लोगों के लिए ज़्यादातर एक कारीगर साबित होता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। तो इस तरीके से वो PIL फॉर्म करके अपना जस्टिफाई को पा सकते हैं, अपने न्याय को पा सकते हैं। ठीक है, लास्ट पैराग्राफ बहुत अच्छा पैराग्राफ है, यानी आपको खुश हो जाएंगी। देखिए ध्यान सुनिएगा, कह रहा है क्या आप जानते हैं कि जो सरकारी स्कूलें होती हैं, जो आपके गांव में सरकारी स्कूलें ही होती हैं, शहर में होती हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब लंच होता है तो उनको खाना दिया जाता है, वो लाते नहीं है घर से। लेकिन जैसे आप जब इंग्लिश मीडियम में स्कूल पढ़ने जाते होंगे तो आपको खाना ले जाते हैं, आपकी मम्मी खाना बनाती होंगी, तो जब इंटरवल होता है तो खाना खाते होंगे। लेकिन प्राइमरी स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनको खाना दिया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हुआ है? ये पहले नहीं था, ये मुमकिन हुआ है कब, जब PIL किया गया, यानी कि एक PIL भरा गया सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है, या हाई कोर्ट को भरा गया होगा, इसलिए ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, भाई सरकारी स्कूल में कौन पढ़ेगा, जो गरीब होंगे, तो गरीब के पास खाना भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा पढ़ाने के लिए। इसलिए प्राइमरी स्कूल जो है, जो गवर्नमेंट है प्राइमरी स्कूल बनवाती है ताकि हर कोई बच्चा पढ़ सके और हर कोई बच्चा खाना खा सके। तो मिड डे जो क्या बोलते हैं, जो रूल है, ठीक है, ये हर प्राइमरी स्कूल में दिया जाता है, यानी कि छोटे बच्चे को खाना दिया जाता है जिसमें इसमें दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आया है, PIL से आया है। तो आपसे कोई पूछेगा कि मिड डे जो गवर्नमेंट स्कूल में खाना मिलता है लंच में, वो कैसे आया है, तो PIL के द्वारा आया है, यानी कि किसी ने PIL फॉर्म भरा था, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लेगिलेशन भरा था, उसके द्वारा ये प्रोग्राम लाया गया। देखो मैं बताया गया है कि उसी PIL के कारण सुप्रीम कोर्ट है ना, कहाँ गया, जो भी कोर्ट है, उसने क्या किया था, एक आर्टिकल 21 निकाला था जो राइट टू फूड था, यानी कि हर गरीब बच्चे को या हर किसी को, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अमीर तो वैसे ही खाना खा लेगा लेकिन ज़्यादातर गरीब ही हैं, गरीब खाना नहीं खा पाते हैं बेचारे, तो उनके लिए लाया गया था ये अधिकार कि सबको खाना मिलना चाहिए, जिसकी वजह से हर राज्य में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं प्राइमरी लेवल पे, उनको खाना दिया जाता है मिड डे लंच में, यानी कि जो लंच होता है प्राइमरी स्कूल में खाना बनता है, दाई वगैरह बनाती हैं, और जब लंच होता है तो बच्चे जाके वहाँ खाना खाते हैं। ठीक है, इस तरीके से आर्टिकल 21 लाया गया गरीब लोगों के लिए, ताकि उनको शिक्षा और खाना दोनों मिल सके। यही दोनों देखते रहते हैं, यानी कि शिक्षा भी फ्री में और खाना भी फ्री में। देखते देखते ये भी कहा गया कुछ लोगों के द्वारा कि भाई गरीब लोगों के लिए क्या होना चाहिए, घर भी होना चाहिए। तो अब क्या कर रही है भाई सरकार, जो मोदी सरकार है और जो योगी सरकार है, यानी खासकर जो BJP सरकार है, वो क्या कर रही है, गरीब लोगों को घर दे रही है। घर माने पूरा बना के नहीं दे रही है, वो 2 लाख रुपये देती है, 4 लाख रुपये देती है घर बनवाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से जो गरीब एकदम गरीब लोग हैं वो 1-2 कमरा बनवा के अपना रह सकते हैं। भाई झोपड़ी में रहने से अच्छा है कि 2 कमरे में घर में रहें, ताकि जब बारिश आए तो पानी न चूहे घर में। ठीक है, इस तरीके से गरीब लोगों को खाना भी मिलता है, शिक्षा भी मिलता है और एक घर भी मिलता है जो गवर्नमेंट देती है, यानी कि सरकार देती है। ठीक है, देखो यहाँ पर एक डाटा दिया गया है, डाटा ये है, कहता है, ठीक है, नंबर ऑफ जज कितने हैं, यानी कि भारत में जज की संख्या कितनी है। 10 जज यानी कि न्यायाधीश जो होते हैं, जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बैठते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से बस सुनना, ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में आता है।
ठीक है, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, चाहे 8, 9, 10 या कोई भी जॉब का एग्ज़ाम देंगे, ये पूछ सकता है। ठीक है, सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि सबसे बड़ा कोर्ट है। ठीक है, उसमें सैंक्शन स्ट्रेंथ 31 है, वर्किंग स्ट्रेंथ 28 है, वैकेंसी कितनी है 3 है। यानी कि देखा जाए तो कितने हैं टोटल, 30 ये और 29 ये, लगभग 60 के आसपास क्या है जज है सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और बस 3 वैकेंसी खाली है। हाई कोर्ट की बात करें तो 1071 इसमें है, और वर्किंग कितने हैं 645, यानी कि जो काम कर रहे हैं वो कितने हैं 28 है सुप्रीम कोर्ट में, और 645 किसमें हाई कोर्ट में। वही डिस्ट्रिक्ट की बात करें या सब कोऑर्डिनेट की बात करें तो 17,000 है। दिखाया जाए तो जज की संख्या कम है, क्योंकि जज 28,645 लोग हैं। ठीक है, और केस कितनी है, करोड़ों में केस है। हर चौथे इंसान को, हर पाँचवें इंसान को क्या है दिक्कत है, हर पाँचवा इंसान कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है न्याय के लिए। तो भाई ये गवर्नमेंट से गुजारिश है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जितने भी हाई कोर्ट में जितने भी जज बैठते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। क्यों, क्योंकि भाई जज कम है लेकिन केस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कम से कम एक जज पे लगभग 1000 केस होगा। सोचो जज कहाँ से सॉल्व कर पाएगा। भाई आपके पास आपके जीवन में कितना है 20 साल बचे हैं, और 20 साल में आपको 1000 केस सॉल्व करना है। भाई एक दिन में तो एक केस सॉल्व नहीं होता है, उसके लिए कई सारे टाइम लग जाते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट की गुजारिश है कि क्या है कि हर हाई कोर्ट में जज होने चाहिए, ताकि अच्छे से क्या उसके न्याय मिल सके। ठीक है, बस इतना ही था चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू, टेक केयर।